Good morning, guys. Welcome to my class. Guys, आज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आज हम लोग कोल और पेट्रोलियम का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है एक क्वेश्चन कि कोल और पेट्रोलियम का पार्ट सेकेंड क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग कोल और पेट्रोलियम का जो पार्ट सेकेंड है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने के लिए अपने आप ये बात क्लियर हो जा रहा है कि हमारा पार्ट सेकेंड में पेट्रोलियम को पढ़ना है, बिकॉज वी हैव लर्न ऑन प्रीवियस डे अबाउट द कोल। ठीक है, कंप्लीट स्टडी कर लिया है। आज हम लोग पेट्रोलियम को पढ़ेंगे और आइए अब हम लोग देखते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेट्रोलियम के बारे में मैंने लिखने की कोशिश किया है कि पेट्रोलियम क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हेडिंग है पेट्रोलियम, नीचे लिखा हुआ है पेट्रोलियम आर क्रूड। ठीक है, ऑयल। इसका मतलब ये हो गया कि पेट्रोलियम को हम क्या बोल सकते हैं, क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज आल्सो अ फॉसिल फ्यूल जस्ट लाइक द कोल। जैसे कोल फॉसिल फ्यूल होता है उसी तरह से पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल होता है। फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इन सम एरियाज। मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो डीप इनसाइड। ठीक है, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ये जो हम जिस पे हम रहते हैं उसके जस्ट नीचे ये पाया जाता है। ठीक है, और नॉट टोटली एट द अर्थ क्रस्ट, बल्कि सम एरियाज यानी कुछ प्लेसेस पर ही ये पाया जाता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन गुजरात, असम, बॉम्बे हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। ठीक है, तो इन प्लेसेस पर यानी गुजरात में, असम में, बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, मुंबई से थोड़ा इन साइड में समुद्र के अंदर जिसे बॉम्बे हाई के नाम से पुकारते हैं वहाँ, और कृष्णा कावेरी रिवर की जो बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी रिवर की जो बेसिन है, उस बेसिन में भी हमको पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसको मैप के माध्यम से समझाऊं कि वो लोकेशन कहाँ है जहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, आइए मैं थोड़ा मैप को जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना। मैप को जूम करने के बाद मैं आपको इस पे आपको लोकेट कराऊंगा। जैसे देखिए, जहाँ पे भी येलो रीजन दिख रहा होगा, येलो न कह के मैं इसको क्या कहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कलर है ऑरेंज टाइप का, उसको आप जान लेंगे कि ये भारत के वो रीजन है जहाँ पे भारत के अंदर ऑयल या पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं। जैसे ये रीजन है स्टूडेंट, ये असम का स्पेशली रीजन है। वैसे नीचे तक भी मिज़ोरम और मेघालय का कुछ रीजन में है, बट मैक्सिमम अगर देखा जाए जहाँ से अभी हमारा प्रेजेंट में निकाला जा रहा है पेट्रोलियम को, वो असम का रीजन है, डिगबोई वगैरह। ठीक है, ये वाला रीजन कोस्टल रीजन आप देखेंगे जिसमें स्पेशली यही रीजन में आएगा कृष्णा और गोदावरी का बेसिन। ठीक है ना, क्योंकि सबसे टॉप पे महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो गोदावरी और कृष्णा, उसके सबसे नीचे में कावेरी आता है। फिर स्टूडेंट आप देख पाएंगे तो ये जो है बॉम्बे हाई वाला रीजन है और गुजरात वाला। कुछ पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो राजस्थान तक भी चले गए हैं। ठीक है ना, लेकिन वो माइनर रीजन है जहाँ पे बहुत कम पाया जाता है पेट्रोलियम, जो स्पेशली अभी हमारे यहाँ निकालने का काम चल रहा है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन जहाँ से हो रहा है वो असम है, कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है और बॉम्बे हाई है।
ये सब कह सकते हैं स्पेशल रीजन है पेट्रोलियम, कह सकते हैं पेट्रोलियम निकालने का, ठीक है ना। अब बात आता है स्टूडेंट कि हम अगर थोड़ा सा और ब्रीफ में जानें तो हम बता सकते हैं कि पेट्रोलियम जब भी आपको मिलेगा तो ऐसे प्लेसेस पे मिलेगा जो कोस्टल रीजन होगा, जो समुद्र के किनारे का होगा, ठीक है ना। आप यहाँ देख लिए, ये देख लिए, इंडिया के भी अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो हमको क्या मिलता है कि ये भी कोस्टल रीजन में ही मिलता है। बट कुछ रीजन आप इंडिया में ये देख रहे होंगे, जैसे असम का रीजन, ये अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कोस्टल रीजन नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि यहाँ पे पेट्रोलियम हुआ? अगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात अगर सही है तो फिर असम में मिलना नहीं चाहिए था। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, पास्ट में अगर हम देखें तो एक रीजन था ये वाला हिमालय वाला रीजन, यहाँ पे एक टेथिस जियोसंक्लाइन जिसको आप कह सकते हैं सी हुआ करता था। बाद में उस जियोसंक्लाइन के अंतर्गत क्या हिमालय माउंटेन की ओरिजिन हो गई। ओरिजिन होने का तमाम जो कारण है ज्योग्राफिकल वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हम दिखाना ये चाह रहे थे कि पास्ट में कहीं ना कहीं असम का जो रीजन है जहाँ पे हमको पेट्रोलियम मिल रहा है, यहाँ पे भी पास्ट में क्या हुआ करता था, तो सी हुआ करता था, और यही कारण है कि असम में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देख लिया कि किस तरह से असम के अंदर पेट्रोलियम मिलता है। अब आता है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग सेकेंड जो बात करेंगे इसके आगे कि पेट्रोलियम क्या है। तो थोड़ा मैं क्लासिफिकेशन के तहत पेट्रोलियम को समझने की कोशिश करूंगा। तो देखिए पेट्रोलियम को मैंने क्लासिफाई किया है कि पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड है पेट्रा और दूसरा इसका वर्ड है वो है ओलियम। ठीक है, पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। रॉक को हम अर्थ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर इन सारे वर्ड्स को मिला करके हम एक डिफिनीशन तैयार करने की कोशिश करें पेट्रोलियम का, तो हम पाएंगे कि पेट्रोलियम जो होता है एक ऐसा ऑयल है जो अर्थ के अंदर से या रॉक के अंदर से मिलने वाला जो ऑयल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो पेट्रोलियम मिलता है, यानी जो हमको पेट्रोलियम जिस ऑयल की बात हम कर रहे हैं वो ऑयल हमारे अर्थ के अंदर रॉक के इनसाइड में डिपॉजिटेड है और वहीं से हम उसको निकालते हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम लिखा हुआ है, यानी पेट्रोलियम बना कैसे, हमारे अर्थ के अंदर पेट्रोलियम के बनने का कौन सा कारण रहा है। तो अगर मैं आपको याद कराऊं स्टूडेंट कि जब आप कोल पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपने देखा था कि कोल के बनने का जो स्पेशल कारण था वो था उस समय के जो हमारे पास्ट टाइम में, एंशिएंट टाइम में बहुत बड़े बड़े बिग साइज के जो प्लांट हुआ करते थे वो किसी न किसी नेचुरल हजार्ड्स के वजह से हमारे अर्थ क्रस्ट में दब गए और वही फिर किस में कन्वर्ट हुआ, कोल में कन्वर्ट हुआ। ठीक ऐसे ही पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का भी कुछ कारण रहा है। तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का स्पेशल जो कारण है स्टूडेंट्स, वो प्लांट्स तो हम कह सकते हैं माइनर है, बट एलिमेंट्स जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो एनिमल्स स्पेशल कारण रहा है, और स्पेशली मैरीन एनिमल्स। आइए हम इन कुछ लाइंस के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या लिखा है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके रिमेन्स से पेट्रोलियम बना है। ठीक है, लिविंग इन, वो कहाँ रहते थे, सीज में और ओशियंस में रहा करते थे। कब, मिलियंस ईयर्स एगो, नॉट रिसेंटली बल्कि मिलियंस ईयर्स एगो के टाइम में जो ऑर्गेनिज्म सीज के अंदर या ओशियस के अंदर रहा करते थे उन्हीं से, उनके रिमेन्स से कह सकते हैं, उसके अवशेष से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है। व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड दे गॉट ब्यूरिड इन द सैंड एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है ना, ये जब मर जाते हैं, ये डाई कर जाते हैं, तो इसके बाद इन प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो हमारे रिवर के माध्यम से सेडिमेंट्स जाता है, वो सेडिमेंट धीरे धीरे उनके ऊपर डिपॉजिट होता है और वो सेडिमेंट्स बहुत
ऊंचाई तक डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। यही लाइन लिखा है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे गॉट covered with more and more sand and went deeper in the earth's crust under high pressure and temperature. Their bodies decompose and to form petroleum and natural gas। तो इस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है ना। मैक्सिमम प्लेसेस पर स्टूडेंट जहां पर पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होगा वहां पर नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से कि किस तरह से पेट्रोलियम बना हुआ है। आइए मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ओशियन को दिखाया हूँ जो लगभग 300-400 मिलियंस ईयर्स एगो का है, जहाँ पे एक सी ओशियन है। उस ओशियन में बहुत सारे इमेज आप देख पा रहे होंगे, और ये इमेज क्या है स्टूडेंट, तो उनमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, फिर किसी कारणवश स्टूडेंट्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई कर जाते हैं और इसके ऊपर सेडिमेंट्स जो आता है वो इस तरह से सेडिमेंट होने लगता है इसके ऊपर। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतना मोटा, इतना थिक सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है और उसके नीचे दबे हुए हैं कौन, प्लांट्स और एनिमल्स। यही प्लांट्स और एनिमल्स को जब टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिलता है तो ये ऑयल और गैस का डिपोजिशन तैयार करते हैं, यानी ऑयल और गैस के फॉर्म में बन जाते हैं। फिर हम लोग इसी में ड्रिलिंग करके एक ऑयल वेल बनाते हैं, इस तरह से देख रहे होंगे, और ये ऑटोमेटिक अपने आप क्या होता है, निकलते जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको एक इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है। ठीक, अब स्टूडेंट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। जो मैंने अभी दिखाने की कोशिश किया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कैसे होगा, तो आपने देखा कि वेल बनाई जाती है जिसे ऑयल वेल कहा जाता है। आइए थोड़ा सा हम इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं कि ऑयल वेल या कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कैसे करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट लिखा है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स डीप इन द अर्थ। ठीक है, जो इम्परवियस रॉक्स हैं, जो रॉक्स को कह सकते हैं कि जिसमें होल्स नहीं होते, ठीक है, ऐसे रॉक्स के अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स। जिस तरह से हम हैंडपंप को लगाने के लिए अपने घरों में बोरवेल कराते हैं, उसी तरह से ड्रिलिंग किया जाता है अर्थ क्रस्ट में, और ड्रिलिंग के माध्यम से डिपोजिशन ऑफ ऑयल्स जो होता है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। ठीक है, और इसके बाद दीज होल्स आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। इन्हीं होल्स को, जो आपने सुना होगा कि ऑयल वेल्स, तो ये होल्स ही ऑयल वेल्स होते हैं। मोस्ट ऑयल वेल्स यील्ड बोथ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी हम पेट्रोलियम की डिपोजिशन देखते हैं वहाँ पर नेचुरल गैस भी साथ साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर प्लेसेस पे तो ऐसा होता है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ओनली नेचुरल गैस ही मिलता है, उसके साथ पेट्रोलियम को नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि नीचे में एक पहले से रॉक्स होता है, उसके ऊपर में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई कर जाते हैं, फिर धीरे धीरे इस पे सेडिमेंट्स बन करके एक सेडिमेंट्री रॉक्स मोटा सा तैयार हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हमको ये बात की जानकारी होती है कि यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, तो हम पहले क्या कराते हैं, वहाँ पे एक ड्रिलिंग कराते हैं, और ड्रिलिंग कराने के बाद ठीक है ये होल्स तैयार हो जाता है। अब इस होल्स से जो ऑयल्स है उसको किसी मोटर वगैरह के माध्यम से, किसी मशीन से खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ऑटोमेटिक निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि ऑयल के ऊपर एक नेचुरल गैस होता है, उस नेचुरल गैस का प्रेशर ऑयल के ऊपर पड़ता रहता है, और ये नेचुरल गैस को जब ऊपर से ड्रिलिंग मिलता है तो वो प्रेशर की वजह से वो चाहता है कि ऊपर जाए, और वो ऑयल को प्रेशराइज करता है। ऑयल को प्रेशराइज जब करता है तो ऑयल ऑटोमेटिक ऐसे ऊपर की ओर भागने लगता है। ठीक है, इस तरह से ऑयल अपने आप बाहर निकल आते हैं, और उसके साथ साथ नेचुरल गैस भी बाहर आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन कराते हैं पेट्रोलियम का। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स मैं एक इमेज के माध्यम से फिर से आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑयल रिजर्व्स और उसके वेल्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे एक रिजर्वायर रॉक्स है, उस रॉक्स में नीचे कुछ वाटर है उस रॉक्स के ऊपर में, और फिर इसके बाद देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑयल का फॉर्मेशन हुआ है। ऑयल कैसे बने हैं तो आपको पता है कि उसके लिए मैरीन एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। उसके ऊपर स्टूडेंट्स गैस का डिपोजिशन है, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर से एक इम्परवियस रॉक्स उसके ऊपर, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम टेकन होता है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, तो इस तरह से ऑयल के ऊपर भी एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ऑयल के बारे में जानकारी होती है लोगों को ये बात पता चलता है कि यहाँ पे ऑयल का डिपोजिशन है। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे ये जो लाइन दिखाई गई है ये ऑयल वेल्स को दिखाया जा रहा है। ड्रिलिंग करते हैं और जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ इन वेल्स से, इन ड्रिलिंग वाले पाइप से अपने आप ऑयल्स बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये इमेज के माध्यम से आपने समझा होगा कि किस तरह से ऑयल्स जो अपने ऑयल रिजर्व से बाहर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है एक बात स्टूडेंट कि जब हम ऑयल निकाल लेते हैं तो क्या जैसा आज हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन देखते हैं या पेट्रोलियम का मतलब आप केवल पेट्रोल समझते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? तो नहीं, पेट्रोलियम जब निकाला जाता है स्टूडेंट तो वो बहुत ही ब्लैक कलर का होता है, इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है ना, ब्लैक गोल्ड। जिस देश में ये मिलता है वो कंट्री बहुत रीच कंट्री काउंट की जाती है, जैसे वेस्टर्न एशियन कंट्री जितने भी हैं सभी के यहाँ ऑयल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रीच हैं। ठीक है ना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं किसको? पेट्रोलियम को। आइए समझते हैं पेट्रोलियम का रिफाइनिंग कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट कि रॉ पेट्रोलियम इज अ थिक वनली लिक्विड ऑफ डार्क कलर। ठीक है, बहुत गाढ़ा और डार्क कलर का एक लिक्विड है। कौन? पेट्रोलियम। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसके अंदर से एक बहुत ही तीक्ष्ण गंध, अनप्लीजेंट मतलब बहुत स्मेलिंग खराब उसका होता है, ऐसा उसका स्मेल है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी सब्सटेंसेज, उस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेज का मिक्सचर है। ठीक है ना, इसीलिए पेट्रोलियम इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस। पेट्रोलियम के अंदर से उन कंपोनेंट्स को निकालने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से पुकारते हैं। स्टूडेंट, मैं अगर आपको थोड़ा सा पूछने की कोशिश करूं कि कोल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उन कंपोनेंट्स को भी निकालने के लिए हम एक डिस्टिलेशन कहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको याद आ रहा होगा कि उस तरह के डिस्टिलेशन को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं पेट्रोलियम के रिस्पेक्ट में? ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम पुकारते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते हैं तो मैं आप लोगों को एक इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया हूं कि किस तरह से कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे लिए उन पेट्रोलियम के अंदर से निकलता है। ठीक, लिखिए, सम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर एज फॉलोज, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इमेज को और बड़ा करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है ना, तो देखें, सबसे पहले आप इसको अगर देखें तो ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है। इस टावर के अंदर ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो देख रहे होंगे इसमें बीच बीच में ये लाइनें, ये क्या है? होल्स बनी रहती है और रैक नुमा रहता है। इन्हीं होल्स के माध्यम से जब नीचे हम लोग यहाँ से ऑयल को, जो पेट्रोलियम और को इसको इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर डालते हैं और इसको बहुत हीट देते हैं तो जो पेट्रोलियम के अंदर के कंपोनेंट्स हैं वह वेपर बन के और इन्हीं होल्स के माध्यम से ऊपर जाता रहता है। जो कंपोनेंट्स के लिए टेम्परेचर अनुकूल मिल जाता है वह पेट्रोलियम अपने कंडेंस हो जाता है और अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में मिल जाता है, और उसके बाद जो नहीं हो पाता है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते रहता है। इस तरह से अंततः ऊपर तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं और आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूं। ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल कॉलम इसको बोलेंगे आप, जिसके अंदर क्या होता है? पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है। देख रहे होंगे स्टूडेंट, सबसे टॉप पे लिखा है C1 to C4 गैसेज है।
20 डिग्री सेल्सियस यहाँ की टेम्परेचर होगी। यहाँ पर जो हमको मिलेगा वो LPG मिलता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, जिस गैस को हम लोग LPG जो अपने गैस सिलेंडर में या अपने किचन में यूज करते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। उससे नीचे स्टूडेंट, चूँकि जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलते हैं सभी के सभी फॉसिल फ्यूल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं, इसलिए इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बन की संख्या 5 से लेकर के 9 तक होता है, जिसे हम नैफ्था के नाम से पुकारते हैं। इसका ये कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है। और इससे बनने वाला क्या है, केमिकल है, नैफ्थलीन बॉल वगैरह बनाया जाता है, जो हम अपने काहे को यूज़ करते हैं, क्लॉथ्स वगैरह में मोट लगने से बचाने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट C5 to C10 जब कार्बन के अंदर होगा और 120 डिग्री सेल्सियस पे जब इसकी कंडेंसेशन होती है तो उसको कहते हैं पेट्रोल, गैसोलीन, जिससे हमारा पेट्रोल वाली व्हीकल्स चलती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं और आगे बताऊं स्टूडेंट तो आप देखें, ठीक है, क्या है कि इसके आगे ये वाला आप देखेंगे वो क्या है स्टूडेंट, तो आप देख रहे होंगे कि C10 to C16 है, ठीक है ना, जिसे केरोसिन कहेंगे। पैराफिन वैक ऑयल भी है वो, इसका यूज काहे को करते हैं, तो इसका यूज करते हैं स्टूडेंट जेट फ्यूल के रूप में, पैराफिन फॉर हीटिंग, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। स्पेशली जेट एरोप्लेन, जो एरोप्लेन का है उसके अंदर जो फ्यूल डाली जाती है वो यही फ्यूल है। C10 to C16 वाली केरोसिन है, जिसे हाइड्रोजनेटेड करके जिसे जेट स्टीम के रूप में कन्वर्ट करके जेट फ्यूल के फॉर्म में और उसको जेट जो एरोप्लेन्स हैं उसमें डाली जाती है। ये 170 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस होता है। इसके बाद उसके नीचे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, और वो है C14 to C20 जो डीजल है, और ये कंडेंस होने का इसका जो टेम्परेचर है वो 270 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये डीजल फ्यूल्स होता है, ये डीजल से चलने वाली वो सारे मोटर्स, रेल की जो इंजन्स हैं वो सब चलते हैं इससे। इसके बाद आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि C20 to C50 है, लुब्रिकेशन ऑयल प्राप्त होता है इससे, जैसे आप कहते हैं लुब्रिकेंट्स, मोबिल जिसको कहते हैं वो है। साथ ही साथ और क्या क्या मिलता है, तो इसी से पॉलिशेज बनता है, इसी से वैक्स, मोम जिसको कहते हैं मोमबत्ती बनाने वाली, वो सब यहीं से बनता है लुब्रिकेशन वाले से, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट C20 to C70 कार्बन जो होती है, जिसके अंदर 600 डिग्री सेल्सियस पे जो कंडेंस होता है, वो भी एक फ्यूल है, जिसे काहे को यूज करते हैं स्टूडेंट, तो जिसका यूज जो है वो फ्यूल्स फॉर शिप्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी इसका यूज करते हैं शिप को चलाने के लिए और इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस तरह के फ्यूल का होता है। इसके बाद जो स्टूडेंट है वो लास्ट टाइम में जिसके अंदर कार्बन की जो क्वांटिटी है, कार्बन की नंबर है वो 70 से एबव हो जाता है, वो पेट्रोलियम का रेजिड्यू होता है और इसको हम कहते हैं बिटुमेन। इसी का यूज करते हैं आजकल रोड्स या फिर जो हमारा रूफ्स वगैरह है उसके जो छत को पेंटिंग वगैरह ब्लैकिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है बिटुमेन जो रेजिड्यू के फॉर्म में आता है, सबसे लास्ट में हमको प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट आप अगर मैं और दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको थोड़ा मैं दिखाऊंगा कि जो ऊपर के हैं उनके अंदर उनकी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाले कंपोनेंट्स में जैसे ही नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो उसका डेंसिटी या बॉइलिंग पॉइंट डाउन होता है, डिक्रीज होता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे गैसोलीन या पेट्रोल है और इधर डीजल, तो पेट्रोल का जो डेंसिटी होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डीजल से कम होगा। जैसे जैसे हम नीचे के कंपोनेंट्स में आएंगे तो नीचे के कंपोनेंट्स का डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बिटुमिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बोथ दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा होगा इसमें पाए जाने वाले टोटल कंपोनेंट्स से, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि उस पेट्रोलियम के अंदर से कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं और हमारे डेली लाइफ के कौन कौन सी चीज़ों को वो रन करते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस इमेज के माध्यम से पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसी के साथ जो नेचुरल गैस निकलता है उस नेचुरल गैस के बारे में समझते हैं। नेचुरल गैस स्टूडेंट क्या है, तो देखते हैं। नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड एलॉन्ग विथ, ठीक है, क्या लिख रहा है, एलॉन्ग विथ पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल वेल्स। इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, बहुत अच्छा फ्यूल है। इट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, शॉर्ट में उसको CNG कहते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस इज मेथेन, यानी अगर नेचुरल गैस के अंदर कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश करें तो वो मेथेन होता है। CNG इज यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, डोमेस्टिक यूज में भी यूज होता है। आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था ऑटोमोबाइल्स में, क्यों, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में यूज करने से इसके अंदर से जो धुआं निकलती थी वो बहुत कम निकलता था, क्योंकि ये एक गुड फ्यूल था। इसके अंदर से किसी भी तरह का रेजिड्यू नहीं मिलता था इसके जलने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये टोटली फुली कंबस्ट हो जाती है। ठीक है ना। इट गिव्स लॉट ऑफ हीट ऑन कंबसन, और जलता है तो बहुत ज़्यादा हीट भी देता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, जलने पर ये स्मोक नहीं देता है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा गुड फ्यूल, एक्सीलेंट फ्यूल के तौर पे काउंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो यूज टू मेक मेनी केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का यूज हम बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल। इस पेट्रोकेमिकल का यूज करके अगर आप सिंथेटिक फाइबर वगैरह के बारे में सुने होंगे तो आपको याद होगा कि केमिकल, प्लास्टिक, ठीक है, फाइबर्स में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इन सब को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल का यूज करते हैं। ये वाला एक्सप्लेनेशन, एक्रिलिक क्या है, नायलॉन क्या है, पॉलिस्टर क्या है, हम सिंथेटिक फाइबर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब स्टूडेंट हम और आगे आप लोगों को ले चलने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है ना। तो फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज बहुत बड़ा ये है स्टूडेंट कि जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो सबसे पहला हीट देता है और लाइट देता है। इसके वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसको हम जब जलाते हैं तो जो मेन कंपोनेंट निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक ग्रीन हाउस गैस होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में हमारे लिए एक हार्मफुल, हमारे अर्थ को ग्लोबली वार्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपको अगर ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूं तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है स्टूडेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से जो हमारे अर्थ पे हीट आती है वो हमारे अर्थ तक तो आ जाती है, लेकिन जब उनका रेडिएशन वापस होने लगता है अर्थ से, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, तो वह वापस नहीं जा पाता, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर के में ही, अर्थ के करीब में ही वो ट्रैप करके रह जाता है। और इस तरह से एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है। और इसका बैड इफेक्ट ये है स्टूडेंट कि जो हमारे अर्थ पे कंटिन्यू फॉर्म में ग्लेशियर्स जमे रहते थे, वह ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं और अंततः एक कंडीशन ये बन रहा है कि ओशियंस का जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से जो आइलैंड कंट्री हैं उनके डूब जाने का खतरा है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए हजार्ड्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंबशन ऑफ कोल आल्सो रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इनटू एयर विच हेल्प इन एसिड रेन, या इट कॉजेज एसिड रेन। तो आप देखें कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, जिससे HNO3 एसिड बन जाता है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो, और सल्फर के जो ऑक्साइड है उससे एक एसिड बनता है H2SO4। ये एसिड रेन के साथ हमारे अर्थ पे आते हैं और हमारे अर्थ पे सॉइल को एसिडिटी दे देते हैं। हमारे अंदर जो अर्थ पे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी नुकसान, और हमारे जो मार्बल्स के लाइक ताजमहल जो है उसके कलर भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे ताजमहल का कलर का पीला पड़ना, यही माना जाता है कि एसिड रेन का कारण है। ठीक है, पेट्रोलियम में और देखते हैं क्या है डिसएडवांटेज। पार्शियल कंबशन जब करता है कोल और पेट्रोलियम स्टूडेंट,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाता है, जो बहुत ही टॉक्सिक गैसेज है। ये हमारे हीमोग्लोबिन में बहुत ईजिली क्या हो जाता है, एसाइमिलेट कह सकते हैं या मिक्स हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमने देखा कि ये हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज़ें हैं, इसलिए हमको इनको कंजर्व भी करना होगा। तो कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे ना, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो लिमिटेड है। एक बार जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनको बनने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, यानी नियर फ्यूचर में ये नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम लोगों को ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आने वाला फ्यूचर भी इसको यूज कर सके और अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सके हमारी तरह। ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता क्या है स्टूडेंट? कंजर्वेशन का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज ना करें, बल्कि हम उसका यूज केयरफुली करें विदाउट वेस्टेज। ठीक है, उसका नुकसान ना करें। जैसे आजकल हम लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यानी अपना प्राइवेटली कार मोटरसाइकिल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस पर भी जाने के लिए, तो ऐसा ना करके बल्कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो हम अपने फॉसिल्स फ्यूल या नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ये एक छोटी सी पहल हमारी हो सकती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम देख पा रहे होंगे कि हमारा इस तरह से चैप्टर फिनिश हो जाता है, और फिर मैं आप लोगों को जैसा चैप्टर फिनिश होने के बाद उसके एक्सरसाइज के PDF आप लोगों के लिए सेंड करता हूं। फिर मैं इस चैप्टर के बाद आपको ऐसा करूंगा, लेकिन आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप सब लोग उस अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस नॉलेज के बाद। ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स।